टेक्स्ट नेक सिंड्रोम को अगर आप थोड़ा सा लोगों के लिए इलैबोरेट कर सकें। उसमें ये है कि पेशेंट आजकल टाइप बहुत करते हैं, मोबाइल में हमेशा रहते हैं, उनको याद ही नहीं रहता उनका पोस्चर कैसा है, फिर बाद में बोलते हैं कि नेक में थोड़ा स्ट्रेन हो रहा है। मोबाइल अगर किसी को ज्यादा यूज करना ही है, कैसे यूज करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कम से कम हो? स्ट्रेन आंखों पे ना पड़े तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। लैपटॉप यूज करते, मोबाइल यूज करते, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि उनका पोस्चर क्या है, तो उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। सियाटिका का पेन आपको स्टार्ट हो सकता है। सियाटिका के पेन की आपने बात की, क्या मोटे तौर पर कुछ वजह होती हैं कि ये क्यों ट्रिगर होता है? अगर आपने हैवी वेट लिफ्टिंग की है रिसेंटली तो आपको तुरंत से वही डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है। डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी हड्डी होती है, सबसे स्पाइन बनता है, उन हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, वो एज ए कुशन का काम करती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रेशर पड़ने से या किसी और वजह से वो पीछे की तरफ खिसक आती है, इसकी वजह से जो हमारी नस है वो दब जाती है। स्पाइन में कुछ हुआ है तो जल्दी से सर्जरी नहीं करानी चाहिए। पहले लोग स्पाइन की सर्जरी से डरते थे, लेकिन अब इतना नहीं डरते हैं क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ी है। गर्म मालिश करें या ठंडी मालिश करें? गर्म मालिश और ठंडी मालिश का इतना कोई साइंटिफिक रोल है नहीं। अगर सर में दर्द उल्टी के साथ है, चक्कर के साथ है, तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। या आपको अचानक से देखने में दिक्कत हो गई है, अब आपको तुरंत से डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। इतने कम न्यूरोसर्जन्स बनते क्यों हैं? अगर आप एंजॉय कर रहे हो फील्ड को तो आपके लिए आसान है, अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। हर साल आपको ये आंकड़े जरूर नजर आते हैं कि देश भर में मेडिकल में एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, सीटें बहुत कम होती हैं। उसमें भी सबसे कम जो देश में बनकर तैयार होते हैं वो है न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स। पढ़ाई मुश्किल है या डॉक्टर्स कम है, ये भी जानेंगे। और न्यूरो सर्जरी तक किन मरीजों को पहुंचने की जरूरत होती है? क्या कभी कभी छोटा सा दर्द, छोटा सा दिखने वाला ट्यूमर आपको दिमाग के डॉक्टर तक या सर्जरी की नौबत तक ला सकता है? इन सवालों के जवाब भी आपको देंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर दीपक लोहिया हैं, जो कि मेदांता हॉस्पिटल्स नोएडा से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से न्यूरोसर्जरी की फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। इतने कम न्यूरोसर्जन बनते क्यों हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। न्यूरोसर्जन क्योंकि बहुत सुपर स्पेशलिस्ट की फील्ड है, तो वहाँ तक बनने के लिए पहले बात आपको पढ़ाई बहुत लंबी करनी पड़ती है। अब वो तो अर्थों में भी करनी पड़ती है, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, साथ साथ कार्डियो में भी करनी पड़ती है। और अब तो सीट्स थोड़ी बढ़ भी गई हैं, पहले सीट्स कम होती थी, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है कि सीट्स थोड़ी बढ़ा रही है ताकि पेरीफ्री तक भी न्यूरोसर्जन जाके अपनी सेवाएं दे सकें। और इसे बहुत क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है तो बहुत लोग सोचते हैं कि इतनी लंबी फील्ड में नहीं जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है जी। और सीट्स भी अब पहले कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और ये भी एक रीज़न है क्योंकि अब सीट्स कम थी तो इसलिए कम लोग बनते थे। मुश्किल पढ़ाई है क्या? पढ़ाई मुश्किल तो नहीं कह सकते कि, और ये भी नहीं कह सकते कि आसान पढ़ाई है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो फील्ड को तो आपके लिए आसान है, अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड जो हिस्सा होता है वो ब्रेन होता है। तो क्या ये बात सच है कि अगर कभी आप ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको पता है सब चीज़ें प्लान्ड है कि इस पेशेंट को ये बीमारी है और इसका इस प्रोटोकॉल के तहत मोटे तौर पर ऐसे ऐसे इलाज होना है, उसके बावजूद ओटी टेबल पर ब्रेन आपको कोई एक ऐसा चैलेंज दे देता है जिसमें लास्ट मिनट पर डिसाइड करना पड़ता है कि अब क्या करें? ट्रेनिंग ऐसी होती है हमारी कि हमें चैलेंजेस हर जगह फेस करने रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी कभी कभी केसेस में ऐसा होता है कि हमने जो प्लान की है सर्जरी, वो हमें सर्जरी के दौरान थोड़ा प्लानिंग चेंज भी करनी पड़ती है, ठीक। लेकिन वो जब चैलेंजेस आ जाते हैं तो उसके लिए एकदम से घबराना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही ठंडे दिमाग से आराम से सोचना होता है कि आगे कैसे करना है, क्योंकि हम पेशेंट के ऊपर सर्जरी कर रहे हैं और ऑब्वियसली हम ब्रेन में सर्जरी कर रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन हम कोई भी जल्दबाजी में नहीं ले सकते हैं उसके लिए। तो आजकल ऐसा बहुत कम होता है कि हमने प्लानिंग करी है और उसके हिसाब से सर्जरी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि हमारे पास प्रियो में इतनी अच्छी इमेजिंग हो गई है, हमारे पास इतने अच्छे माइक्रोस्कोप हैं, इतने अच्छे एंडोस्कोप हैं, इंट्रोप इमेजिंग हमारे पास इतनी अच्छी है, 3D इमेजिंग हम करते हैं, हमारे पास नेविगेशन सिस्टम भी है जिससे हम प्रिसाइसली उसी जगह जाके जहाँ हमें सर्जरी करनी है हम वहाँ आराम से पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कि हमारी जो प्लानिंग चेंज होती है वो टाइम के साथ बहुत कम हो गई है। अब तो ये समझ लो आप धीरे धीरे वो ख़त्म ही होती जा रही है, पर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि कोई भी सर्जरी 100% सेफ नहीं होती।
ये बात तो मोटे तौर पर सही है। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि जब पेशेंट को किसी को बताया जाता है कि उसकी ब्रेन की सर्जरी होनी है तो बहुत डर जाता है, और अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना टाला जा सके उतना टाले, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी में कुछ का कुछ हो गया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या ये डर अब कम हुआ है? डर पहले से तो कम हुआ है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है इस चीज़ को लेकर। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं, उनको हम पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करते हैं कि आप अभी ऑपरेशन करा लोगे इस चीज़ का, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और क्योंकि हमारे पास नई नई मशीनें आ गई हैं, अच्छी अच्छी इमेजिंग है हमारे पास में, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हुए हैं, कि 0% तो नहीं हुए हैं, वो अभी तो नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। तो इन सब चीज़ों को पेशेंट को समझाते हुए, प्रोज एंड कॉन सर्जरी का समझाते हुए, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, अब जो मरीज जानना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। बैक पेन जो है उसको लेकर आमतौर पर लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, या कई बार आसपास भी इधर उधर फिजियोथेरेपी ले ली और छोटी मोटी मसाज ले ली। क्या बैक पेन भी इंडिकेट कर सकता है कि कोई सीरियस न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है न्यूरो प्रॉब्लम। जैसे बैक पेन होने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं। मसल में स्ट्रेच हो गया, उसकी वजह से बैक पेन है, या फिर जो सबसे कॉमन जो होता है जिसे हम सियाटिका पेन बोलते हैं, उसमें जो हमारी नर्व्स होती हैं उस पर कंप्रेशन आ जाता है। कंप्रेशन बहुत सारे रीजन से हो सकता है। जो कॉमनली होता है, हम डिस्क के लिए बोलते हैं कि डिस्क बाहर आ गई है, डिस्क प्रोलैप्स कर गई है। तो उसके लिए पेशेंट काफी बार ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं, अपने से दवाई खा रहे होते हैं। कुछ काफी केसेस में वो ठीक भी हो जाता है। इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़ें, जैसे आपने 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया, शियाटिका, कंप्रेशन और डिस्क प्रोलैप्स। सबसे पहले लोगों को समझाते हैं कि शियाटिका असल में होता क्या है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये पेन शियाटिका का है या नहीं है। तो शियाटिका का क्या कोई क्लासिक इंडिकेशन है? शियाटिका कोई डिजीज नहीं है, वो एक सिम्टम है। सिम्टम वो होता है कि जो बैक से हमारे जो पेन है वो हमारे पैर की तरफ रेडिएट करता है, वहां तक जाता है। वो शार्प शूटिंग पेन होता है। वो होता क्यों है? वो होता है नर्व के दबने से, जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं। हाँ, जिसे नर्व मतलब नस, आप समझ लो मतलब कि उसके दबने से वो पेन होता है। वो कंप्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमनली वो डिस्क के प्रोलैप्स होने से होता है, जिसको बोलते हैं हम शियाटिका का पेन हो गया। आम भाषा में हम यही बोलते हैं, लोग उसी को समझते हैं कि शियाटिका का पेन। डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है? डिस्क प्रोलैप्स होता है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी हड्डी होती है, सबसे स्पाइन बनता है। उन हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, वो एज ए कुशन का काम करती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा प्रेशर पड़ने से या किसी और वजह से वो पीछे की तरफ खिसक आती है, जिसकी वजह से जो हमारी नस है वो दब जाती है, जिसकी वजह से शियाटिका का पेन चालू हो जाता है। जैसे आपने कहा कि डिस्क अंदर को दब गई और उसने किसी नर्व पर दबाव डाला और उसकी वजह से पेन शुरू हुआ, तो ये मोमेंटरीली प्रॉब्लम हो, कुछ देर के लिए होके ठीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है? या अगर ऐसा हुआ तो फिर लंबे समय तक ऐसा रहेगा पेशेंट के साथ? केस पे डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है नर्व पे। जब शुरू में डिस्क दबाती है तो वहाँ कुछ इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ टाइम के लिए अगर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दें, पेशेंट ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर कंप्रेशन ज्यादा है तो उसके लिए आगे फिर उसी वजह से इंटरवेंशन भी करना पड़ सकता है। ये खाली देख के बताना कि पेशेंट को कि सिम्टम है केवल शियाटिका का पेन है, वो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना पेशेंट को कंसल्ट किए ये बताना बहुत मुश्किल होता है। एग्जामिन करना पेशेंट को बहुत जरूरी है। कभी कभी शियाटिका का पेन चालू स्टार्ट हो जाता है तो जो नर्व के दबने से स्टार्ट होता है, तो अगर लंबे टाइम से नस दबी हुई है, जिसमें कभी कभी सूनापन स्टार्ट हो जाता है पैर में और कमजोरी आ जाती है पैर में। अच्छा, हाँ, अगर ये रेड फ्लैग है, अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। मतलब अगर उस पेन की वजह से पैर सुन्न हो रहा है, आपका सुन्न हो रहा है या आपके पैर में कमजोरी आ रही है, तो आपको तुरंत से जाके न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा? ये जो इंडिकेशंस हैं क्या बता रहे हैं? इसका इंडिकेशन ये है कि जो आपकी नर्व है उस पर जो कंप्रेशन है वो बहुत सीवियर है, जिसकी वजह से जो नर्व अपना काम नहीं कर पा रही है। आप ये समझ लीजिए कि नर्व धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि नर्व की वजह से ही जो हमारी नस है उसकी वजह से हमारे पैर चलते हैं, उसी की वजह से हम महसूस करते हैं। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं पेशेंट में, तो आपको तुरंत से न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, अपना आगे का ट्रीटमेंट फिर वहीं कराना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जो कह रहा है कि पहले तो मुझे बैक पेन था लेकिन अब पैर में भी मुझे कमजोरी फील हो रही है, तो एज अ डॉक्टर आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसके लिए रहेंगे?
ट्रीटमेंट ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। ऑप्शन पेशेंट टू पेशेंट कस्टमाइज करते हैं, उसके पेशेंट को सिम्टम कैसे हैं, सिम्टम कैसे इंक्रीज किए हैं, और अभी पेशेंट में अगर हम एग्जामिन करते हैं अभी उसमें क्या साइंस है। कभी कभी पेशेंट को नहीं पता ही नहीं होता है कि उसको नमनेस आ गई है, सुनपन है। जब हम एग्जामिन करते हैं तब हम उनको बताते हैं कि आपका इसमें सुनपन स्टार्ट हो गया है, या पेशेंट को थोड़ी कमजोरी स्टार्ट होती है, तो पेशेंट को इतना फील ही नहीं होता, वो ये सोचता है कि ये तो ऐसा होता ही होगा। लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं तो हम बताते हैं कि आपका राइट वाला पैर या लेफ्ट वाला पैर जिसमें ये दिक्कत है वो आपके कमजोर है एज कम्पेयर टू अपोजिट लिम्स। तब हम एग्जामिन करके बताते हैं, तभी फिर आगे हम इमेजिंग कराते हैं। इमेजिंग कराने में पता लगता है एक्चुअल कॉज क्या है। तो इन सब चीजों को फिर हम पेशेंट के हिसाब से बताते हैं कि आपको अभी ये चीज करनी है। ये आप पहले से नहीं डिसाइड कर सकते कि पेशेंट आपके पास आया है, ये सिम्टम्स हैं तो इसमें सर्जरी होनी है या फिर ये केवल दवाइयों से ठीक होना है। ये हमें एग्जामिन करना होता है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, और पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, एक्सरे कराने हैं, एमआरआई कराना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट में अभी क्या हमें ट्रीटमेंट देना है। ओके, ये तो हुआ शियाटिका का पेन, जो मोटे तौर पर हम लोगों को समझा पा रहे हैं कि इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। और कौन से ऐसे दर्द हैं जो फाइनली जाके न्यूरो की फील्ड में आकर फॉल करते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है? ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट को लेके ब्रेन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको सर में दर्द है बहुत लंबे टाइम से, दवाई लेने पे, अब नॉर्मल दवाई लेने से आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत जाना चाहिए। अगर सर में दर्द उल्टी के साथ है, चक्कर के साथ है, तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। अगर आपको दौरे आ रहे हैं तो आपको तुरंत से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, अगर आपको लगता है कि एक हाथ में सुनपन आ गया है, कमजोरी आ गई है, मुंह में टेढ़ापन है, ठीक है, तभी आपको तुरंत से डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। हम इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, किसी एक तरफ कमजोरी आ गई है आपको, ठीक है, या आपको अचानक से देखने में दिक्कत हो गई है, अब आपको तुरंत से डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है, तो देखना आपका, सुनना भी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत से डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। आपको उसमें खुद से ओवर द काउंटर ड्रग नहीं लेनी चाहिए, और आपको किसी स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन को ही दिखाना चाहिए। ओके, शियाटिका के पेन की आपने बात की, क्या मोटे तौर पर कुछ वजह होती हैं कि ये क्यों ट्रिगर होता है, या कुछ एज ग्रुप होता है कि इन लोगों में ज्यादा ट्रिगर होगा? शियाटिका का जो पेन होता है, ट्रिगर होने के बहुत सारे रीजन रहते हैं। एक तो रीजन यही है कि अगर आपने हैवी वेट लिफ्टिंग की है रिसेंटली, अगर आप उसके लिए ट्रेन नहीं है, क्योंकि अगर कोई बॉडी बिल्डर होगा या कोई ट्रेन एथलीट होगा या रेगुलरली जिम जाता होगा, वो हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकता है। लेकिन जो आजकल लोगों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है, अगर आप तुरंत से हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेंगे तो आपको तुरंत से वही डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है, शियाटिका का पेन आपको स्टार्ट हो सकता है। तो यही एक मेन रीजन होता है जिसमें पेशेंट हमारे पास यही चीज वजह से लेके आते हैं, यानी अचानक किसी ने बहुत ज्यादा वजन उठा लिया है। बाकी बहुत सारे रीजन ऐसे रहते हैं, आप गलत पोस्चर में बहुत बैठे हुए हैं, तो मतलब इससे स्टार्ट नहीं होता, ये क्रॉनिकली स्टार्ट होता है। तो आपके गलत पोस्चर से भी गलत पोस्चर से शियाटिका नहीं होता है। मतलब गलत पोस्चर कहने का मतलब ये क्रोनिक बैक पेन आपको कर सकता है, क्रोनिक बैक पेन कर सकता है आपको। तो इसलिए आपको पोस्चर करेक्ट होना चाहिए बैठने के लिए। तो आपके पास मरीज आता है, आप उसे बैठने के तरीके भी समझाते हो? बैठने के तरीके समझाते हैं। एक तो बैठने का तरीका ये, आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों में मतलब सबकी डेस्क जॉब है, तो प्रोलॉन्ग सिटिंग सभी की हो जाती है। सिटिंग इज ए न्यू स्मोकिंग, इस तरह हम बोलते हैं, क्योंकि सिटिंग अगर आप कर रहे हो, प्रोलॉन्ग हो रही है, तो उसमें आपके बैक में बहुत पेन पड़ता है। तो आप काफी देर से अगर बैठे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर, 1 घंटा हो गया तो 1-2 घंटे हो गया, तो आप थोड़ी देर के लिए वॉक कर लें। आप 5-10 मिनट के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत लंबे देर तक नहीं बैठना है, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ओके, बहुत सारे लोग जो, जैसे आपने कहा कि डेस्क जॉब ज्यादा हो गई है, लंबे समय तक बैठते हैं, तो उसमें वो बहुत सारे लोग बैक रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल बहुत फैंसी अर्गोनॉमिकली डिजाइन बैक रेस्ट होती हैं, वो कितना मदद करती हैं? मदद, वो आपको थोड़ा सा बैठने के लिए कंफर्टेबल फील होगा, लेकिन वो आपके बैक मसल की जो है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद है अपनी कोर मसल मजबूत करना, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज ही जरूरी है। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, पोस्चर आपको करेक्ट करना चाहिए। आपको वो जो बहुत सारे बैक रेस्ट आते हैं आपको सपोर्ट करेंगे बैठने के लिए, आपको कंफर्टेबल फील होगा, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे आपका बैक पेन नहीं होगा। अगर आप बैक रेस्ट लगा के प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो मसल है वो वीक होनी ही होनी है। तो आपको मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, तो आपको बैक मसल की एक्सरसाइज करनी ही चाहिए।
डॉक्टर साहब दिक्कत ये है, लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि हमने ले ली बैक रेस्ट, हमारी समस्या का समाधान हो गया। तो समाधान है क्या? ये समाधान बिल्कुल भी नहीं है जी। आपको एक्सरसाइज का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको एक्सरसाइज करनी है, बैक मसल की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, पोस्चर करेक्शन पे आपको ध्यान देना चाहिए, प्रोलॉन्ग सिटिंग से आपको बचना चाहिए, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से बचना चाहिए आपको। तो ये चीजें हैं आपको जो रोजमर्रा जिंदगी में लाओगे तो आपके बैक पेन होने के कम चांसेस होंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि कई लोग जब बैक पेन हुआ तो या तो घर में मसाज करवा ली, हीट पैड्स यूज कर लिए या फिर फिजियोथेरेपी ले ली। क्या लंबे समय तक ये सब करने से कोई फायदा हो सकता है? फिजियोथेरेपी क्योंकि मैंने पहले भी बताया, आपको रीजन पता होना चाहिए आपको बैक पेन हो क्यों रहा है। आपको मैंने जो रेड फ्लैग्स बताए हैं वो आपको दिमाग में रखने चाहिए। फिजियोथेरेपी करना एक तरह की एक्सरसाइज ही है जो आपकी बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगी, तो बैक पेन में बहुत हेल्प करती है अगर आपकी मसल वीक है तो। अगर कॉज ही दूसरा है, अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स हो रखा है, आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। उसके लिए आपको जाके न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, वो आगे का आपको ट्रीटमेंट समझाएंगे। और फिजियोथेरेपी हम बाद में भी यूज़ करते हैं। अगर हम सर्जरी किसी की करते हैं शियाटिका के लिए, डिस्क प्रोलैप्स की सर्जरी करते हैं, उसमें भी हम पेशेंट की फिजियोथेरेपी कराते हैं ताकि बैक मसल स्ट्रॉन्ग हो सके। डिस्क प्रोलैप्स के केस में हमने अक्सर देखा है, दो राय रहती हैं। कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स अगर हो गई तो वो कुछ दिन के रेस्ट के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी, सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। कुछ डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि नहीं, उसको सर्जरी करा लेना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो वो फिर परमानेंट इलाज है। आपकी क्या राय है? क्या डिस्क प्रोलैप्स के केस में हमेशा बिना सर्जरी के काम चल सकता है? हमेशा बिना सर्जरी के काम नहीं चल सकता। जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं वो पेशेंट को एग्जामिन करके, पेशेंट की हिस्ट्री लेके और इमेजिंग पे तब डिसाइड होते हैं। मैं कभी नहीं बोलता किसी को, पेशेंट आते हैं कि नहीं आपको मैं बिना ऑपरेशन के ठीक कर दूंगा या आपको मैं ऑपरेशन करके ही ठीक करूंगा। जब भी होता पेशेंट आएगा आपके पास में, मेरे पास में जब भी आता है पेशेंट, मैं उसको समझाता हूँ कि ये आपको सिम्टम है, अभी आपको इमेजिंग की जरूरत, तब हम आगे डिसाइड करते हैं। अगर किसी पेशेंट में प्रोलैप्स डिस्क है जो सीवियरली आपकी नस को दबा रही है, तो आपको फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है उसमें। अभी फिजियोथेरेपी का रोल आएगा बाद में, सर्जरी के बाद में, क्योंकि वो आपको पहले ऑपरेट करके डिस्क निकालनी है और कंप्रेशन नर्व से हटाना है। अगर आपको बैक मसल वीक है जिसकी वजह से आपको क्रोनिक बैक पेन रहता है इमेजिंग, ठीक है, तब आप फिजियोथेरेपी कराइए, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, वो धीरे धीरे आपका बैक पेन चला जाएगा। ओके जैसे लोग ब्रेन की सर्जरी से डरते हैं डॉक्टर दीपक, वैसे ही थोड़ा बहुत स्पाइन की सर्जरी से भी डरते हैं। उनको लगता है कि जैसे आपने कहा बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो कुछ लोग अपने ख़राब एक्सपीरियंसेस की वजह से या कुछ लोग इधर उधर से सुनी हुई बातों की वजह से ऐसा सोचते हैं कि अगर स्पाइन में कुछ हुआ है तो जल्दी से सर्जरी नहीं करानी चाहिए। ये बात कितनी सच है? पहले लोग स्पाइन की सर्जरी से डरते थे, लेकिन अब इतना नहीं डरते हैं क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ी है। और क्योंकि पहले अगर किसी ने स्पाइन की सर्जरी किसी अनस्किल्ड मतलब अनट्रेन आप किसी से कराओगे तो ऑब्वियसली चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन के। और द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई है और हमारे पास इमेजिंग बहुत अच्छी है, हमारे पास इंट्रा सर्जरी बहुत अच्छे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे हैं, तो उससे हैं अभी जो चांसेस है कॉम्प्लिकेशन के बहुत कम हो जाते हैं। नील कभी नहीं हो सकते किसी भी सर्जरी के। और अब तो स्पाइन में हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी करते हैं, एंडोस्कोप से भी सर्जरी करते हैं, जिससे इंसिजन बहुत कम होता है। फर्स्ट डे या तो हम मॉर्निंग में सर्जरी करके इवनिंग तक डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ता। और ये डिपेंड करता है हम सर्जरी स्पाइन की कर किस लिए रहे हैं। बड़ी सर्जरी होती है उसको थोड़ा लंबा रुकना पड़ता है, डिस्क की सर्जरी होती है सिंगल डिस्क के, तो हम मॉर्निंग में एडमिट करके इवनिंग में डिस्चार्ज करते हैं या अर्ली मॉर्निंग हम डिस्चार्ज कर सकते हैं नेक्स्ट डे। तो डिस्क प्रोलैप्स के लिए भी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की जाती है? बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है, जिसमें हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, जिसमें पेशेंट को पेन भी कम होता है, रिकवरी बेटर होती है पेशेंट की, और पेशेंट डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। मिनिमल इन्वेजिव यानी कि बहुत छोटा सा इंसिशन लगा और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपने उसको करेक्ट कर दिया। एक बार डिस्क प्रोलैप्स की सर्जरी हो गई उसके बाद कितना समय लगेगा उस इंसान को अपने नॉर्मल रूटीन में लौटने में? नॉर्मल रूटीन में लौटने में पेशेंट जब सर्जरी कराता है, अगर हम डिस्क की सर्जरी की बात करें तो सिंगल लेवल डिस्क है, तो हम ऑपरेट करने के बाद में नेक्स्ट डे मैंने बताया आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद में पेशेंट 5 से 7 दिन रेस्ट कर सकता है, मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग ना करे, नॉर्मल रूटीन कर सकता है। उसके बाद पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर सकता है। कब से वो एक्सरसाइज वापस कर सकता है, वेट उठा सकता है? एक्सरसाइज तो हम फर्स्ट और सेकंड डे से स्टार्ट करा देते हैं। अच्छा, नॉर्मल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। अब पेशेंट एक्सरसाइज
तो वो फिजियोथेरेपी करेगा, बैक मसल स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार डिस्क की सर्जरी हो गई है तो आपको आगे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपको उससे बचने के लिए जो मैंने आपको बताया कि आपको लोअर बैक मसल की एक्सरसाइज करनी है, पोस्चर करेक्शन पे ध्यान देना है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आजकल हम देख रहे हैं पोस्चर खराब होने की वजह से बहुत सारे लोग नेक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसे आमतौर पर आम भाषा में लोग सर्वाइकल कहते हैं। वो क्या कंडीशन है और किन वजहों से ट्रिगर हो रही है? सर्वाइकल एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम मतलब उनको जैसे हमारे लंबर में डिस्क होती है, लोअर बैक में भी डिस्क होती है, ऐसे सर्वाइकल में भी डिस्क होती है जी। तो उसमें ये होता है कि डिस्क आपकी बाहर मतलब जो नर्व है उसको कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से नेक पेन होता है और कभी कभी आपके अपर लिम्ब में भी पेन आता है, जिसकी वजह से फिर आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस जैसे आपको मैंने ऑप्शन बताए लोअर बैक की सर्जरी में, वो अपर बैक की सर्जरी में भी हमारे पास वो ऑप्शन रहते हैं। पोस्चर करेक्शन को ध्यान देना चाहिए कि पोस्चर करेक्शन अगर जैसे अभी एक टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जो है, जिसमें लोग मोबाइल बहुत यूज करते हैं या लैपटॉप बहुत यूज करते हैं, तो उसमें पोस्चर करेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि लैपटॉप यूज करते, मोबाइल यूज करते, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि उनका पोस्चर क्या है। तो उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं नेक पेन में मतलब होती हैं। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम को अगर आप थोड़ा सा लोगों के लिए इलैबोरेट कर सकें कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये समस्या आ रही है तो ये टेक्स्ट नेक हो सकता है। टेक्स्ट नेक एक फैंसी टर्म है, मतलब होता वही हम तो इसको पहले से जानते हैं, मतलब लोगों को थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाए कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम क्या है। उसमें ये है कि पेशेंट आजकल टाइप बहुत करते हैं, मोबाइल में हमेशा रहते हैं, कुछ भी नहीं काम होगा मोबाइल पे यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं, उनको इंस्टाग्राम की रील देखते हुए 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाता है, उनको याद ही नहीं रहता उनका पोस्चर कैसा है। फिर बाद में कहेंगे, फिर बाद में बोलते हैं कि नेक में थोड़ा स्ट्रेन हो रहा है। तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए। ओके। कई लोगों को हम देखते हैं कि इसी तरह, जिसे आपने कहा सर्वाइकल बहुत ब्रॉड टर्म है, वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि महीनों ठीक नहीं होती। हाँ, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो लोगों को होती है उसका रीजन हमें देखना पड़ता है, वो किस वजह से प्रॉब्लम है। कभी कभी डिस्क प्रोलैप्स से हो जाती है, नेक मसल में अगर स्ट्रेन होगा उसकी वजह से भी सर्वाइकल, उससे भी हम सर्वाइकल की प्रॉब्लम ही बोलते हैं आम भाषा में। लेकिन उसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुई किस वजह से, उसका रीजन क्या है। तो जब तक हमें रीजन पता नहीं लगेगा तो हम उसके लिए पेशेंट को काउंसिल नहीं कर सकते, आपको ट्रीटमेंट कैसे कराना है। हर तरह की सर्वाइकल की प्रॉब्लम का इलाज हो सकता है? हर तरह से अब तो पॉसिबल है, हर तरह के सर्वाइकल का इलाज हो सकता है। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज है पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो और ये अगर आज लोग यूज करते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बता रहा हूँ मैं आपको, जो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसमें बचना है। लैपटॉप और अगर आप कोई डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं लंबे टाइम तक, उसमें काम करते हुए पोस्चर करेक्शन ध्यान ही नहीं रहता, उससे थोड़ा अवॉइड करना है। ओके। और क्या आप लोगों को सलाह देंगे, क्या पोस्चरल गलतियां करते हैं? ऑब्वियसली मोबाइल तो एक है, या फिर मोबाइल अगर किसी को ज्यादा यूज करना ही है, उसके काम का हिस्सा है, तो कैसे यूज करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कम से कम हो? जो आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके बिल्कुल सामने हो, ऐसे नीचे की तरफ नहीं कि आपको गर्दन झुकना पड़ रहा है उसके लिए। दूसरी चीज ये है कि स्ट्रेन आंखों पे ना पड़े, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी टाइप करते करते ऐसे बिल्कुल पास में मोबाइल ले आते हैं, वो तो और भी गलत है। क्योंकि जितना आप पास में मोबाइल ला रहे हैं उतना आप नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं, आके बेंड कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग कॉलर यूज करते हैं कि उसको हम सपोर्ट की तरह यूज कर लेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। कॉलर से आप ट्रीटमेंट नहीं होता है। कॉलर हम भी यूज करते हैं, सर्जरी के बाद यूज करते हैं कॉलर के मैं आपको जो फायदे हैं, कॉलर आपको एक तो ये हो गया, किसी पेशेंट ने कॉलर पहना हुआ है तो वो एक ये भी इंडिकेशन है कि इसने कॉलर पहना हुआ है, तो आप थोड़ा अवॉइड करोगे कि उनको कोई हार्म ना हो। एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि वो जब हम सर्जरी करते हैं, हम फ्यूजन करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, उसको फ्यूज होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए ताकि मूवमेंट ना ज्यादा हो नेक पे, हम उसके लिए कॉलर देते हैं। ठीक है, कॉलर केवल आपके सिम्टम कुछ टाइम के लिए रिलीव कर सकती है, आपको थोड़ा रिमाइंड कराता है कि आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, आपके मूवमेंट नहीं रोक सकता है, आपको बस रिमाइंड ही कराता है। तो कॉलर से कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है। बस ज्यादा नेक मूवमेंट में अगर किसी को पेन हो रहा है तो वो उसको थोड़ा रिमाइंड कराएगा कि ज्यादा मूवमेंट से पेन हो रहा है, बस इतना ही, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। ना ही आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करने वाला है, ना ही आपके वो पोस्चर करेक्शन को ज्यादा हेल्प करने वाला है। पेन रिलीफ के लिए बहुत सारी जेल्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं?
वो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर केवल मसल स्पाज्मी है तो नॉर्मली जो ओवर द काउंटर आती है क्रीम्स और जेल्स आते हैं, उससे आप वो आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर रूट कोज ही अलग है तो उससे जाना बहुत मुश्किल है। पेन किलर्स को कितना यूज करना चाहिए? पेन किलर डिपेंड करता है कि पेशेंट को पेन किस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि हमेशा पेन किलर लेना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप पेन किलर ले रहे हो बहुत लंबे टाइम से बिकॉज ऑफ बैक पेन, तो अगर आपको रूट कोज ही नहीं पता है तो अल्टीमेटली वो आपकी किडनी फेलियर करने वाली है, गैस्ट्राइटिस कर सकती है, वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से बैक पेन हो रहा है तो आपको तुरंत से आप न्यूरोसर्जन को जाके दिखाना चाहिए। उसमें भी न्यूरोसर्जरी का रोल हो सकता है? न्यूरोसर्जरी का रोल हो सकता है। ओके। न्यूरोसर्जरी को मतलब आपको दिखाना चाहिए, किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, स्पाइन के एक्सपर्ट को। आप खुद से ट्रीटमेंट मत लें। ऐसा होता ही है जनरली कि पेशेंट करते हैं कि थोड़ा बैक पेन हुआ, जाके दवाई ले ली, 3-4 दिन रिलीफ रहा, फिर बैक पेन हुआ, फिर दवाई ले ली। लेकिन जो उनका रीजन है किस वजह से बैक पेन हो रहा है, पोस्चर करेक्शन की वजह से बैक पेन हो रहा है, या उनको किसी डिस्क की वजह से बैक पेन हो रहा है, मसल स्पाज्म हो रहा है बार बार, या बैक मसल बहुत वीक है, तो उसके लिए बार बार पेन किलर लेना अवॉइड करें। उसके लिए पहले आपको रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है कि बैक पेन हो क्यों रहा है। जो रीजन है वो ट्रीट करना है, हमें सिम्टम ट्रीट नहीं करने हैं, हमें डिजीज ट्रीट करनी है। तो मोटे तौर पर जो मैं समझ पा रही हूँ, चाहे वो बैक का पेन हो या फिर नेक का हो, अपर एरिया का पेन हो, उसमें कहीं ना कहीं नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसीलिए फिर न्यूरोसर्जरी का रोल आ जाता है। और नर्व की इन्वॉल्वमेंट अगर है तो जरूरी नहीं है कि हर बार सर्जरी ही हो। हाँ, अगर माइल्ड कंप्रेशन है तो हम कंजर्वेटिव ट्रीट करते हैं पेशेंट को, उसमें रिलीफ हो जाता है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पहले हम पेन किलर देते हैं पेशेंट को, थोड़ी फिजियोथेरेपी भी कराते हैं धीरे धीरे, तो उसमें पेशेंट रिलीव कर जाते हैं। पोस्चर करेक्शन भी इम्पोर्टेंट है उसमें। बहुत सारे लोग घर में बहुत सारे हीट पैड्स या कोल्ड पैड्स रखते हैं और अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि गर्म मालिश करें या ठंडी मालिश करें, आप क्या सलाह देंगे? गर्म मालिश और ठंडी मालिश का इतना कोई साइंटिफिक रोल है नहीं कि उससे कोई आगे ट्रीटमेंट, थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ हो जाएगा पेन में, वो लॉन्ग टर्म आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। अच्छा तो जब डॉक्टर की जरूरत है तब डॉक्टर के पास जाना ही है। कुछ रेड फ्लैग्स तो आपने बताया, जैसे आपने एक टर्म यूज की न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से मतलब है उस हिस्से में कमजोरी आ रही है, कमजोरी आ गया है, ताकत कम हो गई है, या तो तब हम बोलते हैं कि डेफिसिट हो गई है, तब आपको तुरंत से जाके दिखाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब हर बार ये है कि वो जो वीकनेस आई है वो कोई परमानेंट नुकसान करेगी या वो टेम्परेरी वीकनेस भी हो सकती है? दोनों हो सकती हैं, मतलब ये दोनों हो सकती है कि आपको रूट कोज पता होना चाहिए उसका क्या है, क्योंकि रूट कोज आप अगर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तभी आपको पता लगेगा। लेकिन आप खुद से अगर गूगल करोगे या सो कॉल्ड आज चैट जीपीटी बहुत यूज होता है, वो करोगे तो आपको उसका रूट कोज नहीं मिलने वाला है। बहुत से पेशेंट आते हैं आज गूगल पे सिम्टम्स देख के, क्योंकि आप गूगल पे आप सिंपल सिम्टम भी डालोगे तो आपको वो एक कॉमन डिजीज से लेके ऐसी रेयर डिजीज बता देगा जो आपको खुद ही नहीं पता होगा। फिर आप उसके बारे में गूगल करोगे तो आप खुद ही इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बल्कि आपको बहुत माइल्ड डिजीज होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेके गूगल ना करें, चैट जीपीटी से मत पूछे कि आपको क्या करना है आगे। आप खुद ही आप अपनी छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बता दोगे। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हमने चैट जीपीटी किया था या गूगल किया था, ये सिम्टम है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो अननेसेसरी आपको इन्वेस्टिगेशन में फंसाता जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे, आप खुद ही परेशान हो जाओगे। शरीर के अगर किसी हिस्से में कमजोरी आ रही है तो क्या वो स्ट्रोक या पैरालिसिस को इंडिकेट करता है? हो सकती है, ऐसा हो सकता है। किन वजहों से ऐसा होता है कि किसी एक हिस्से में कमजोरी आ गई? जैसे सर्दियों में स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक की वजह से, जैसे मुंह में टेढ़ापन हुआ, हाथ पैर में कमजोरी। सर्दियों में क्यों बढ़ जाते हैं? सर्दियों में इसलिए बढ़ जाते हैं स्ट्रोक के केसेस क्योंकि सर्दी की वजह से हमारी पेरिफेरल जो है नर्व है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है ना। और पेशेंट को और जो ब्रेन को थोड़ा पुश करना पड़ता है ब्लड ब्रेन में ज़्यादा, और बीपी बढ़ता है जिसकी वजह से कि कॉमन कॉज भी है। तो स्ट्रोक वगैरह ये ओल्ड एज में ही थोड़े कॉमन होते हैं। ओके। और पैरालिसिस वो किन वजहों से हो सकता है? पैरालिसिस हुई है, पैरालिसिस होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि स्ट्रोक इसका रीजन हो सकता है। स्ट्रोक या इस्केमिक भी हो सकता है या हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। इस्केमिक स्ट्रोक में ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो किसी वेसल में गया तो आगे ब्लड ही फ्लो नहीं हो रहा, तो मतलब उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। ऐसा क्यों होगा? ऐसे ब्लड क्लॉट होते हैं या वो आके हमारे ब्लड वेसल है उसमें डिस्क्लोज हो जाते हैं और छोटी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा होता है उनमें
उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जो बीपी बढ़ने की वजह से हो जाता है। उसमें ब्रेन का वो हिस्सा खराब होता है, उससे भी पैरालिसिस होती है। ठीक है, कभी कभी ट्यूमर की वजह से भी पैरालिसिस होती है। तो पैरालिसिस होने के रीजन बहुत सारे हैं। ओके, आपको रूट कॉज ढूंढना है कि किस वजह से हुआ है ये सब चीज। ओके, वो तो चलिए डॉक्टर का काम है, जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो पता चलेगा। अगर कोई इंसान इस तरह के पैरालिटिक स्ट्रोक या किसी भी वजह से आया है, क्या वो कंडीशन हर बार ऐसा ही है कि अब जो हो गया वो हो गया, वो रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती है? रिवर्स हो सकती है। अच्छा, इसमें हमें रूट कॉज पता होना चाहिए कि रूट कॉज क्या है। अगर वो टाइमली पेशेंट किसी स्पेशलिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेगी। पहले जैसी हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये तो पेशेंट को देख के सिम्टम कैसे आए हैं, डिजीज कैसी है, तो यही बताना है। लेकिन अगर आप लेट कर रहे हैं, जितना आप लेट करेंगे उतने चांसेस कम होते जाते हैं। ओके, अगर कोई टाइमली पहुंच गया, सपोज कुछ हुआ आधे पौने घंटे में, पेशेंट हॉस्पिटल में है, तो चांसेस हैं कि रिकवरी हो जाएगी? चांसेस है रिकवरी हो जाएगी। ओके, बाकी डिपेंड करेगा कि किस हद तक इंजरी हुई है। बिल्कुल। ओके, ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए एज अ न्यूरोसर्जन आप क्या लोगों को सलाह देंगे कि डे टू डे लाइफ में क्या गलतियां वो करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? ब्रेन की हेल्थ के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ब्रेन की हेल्थ के लिए। कोई भी एक्सरसाइज? आप नॉर्मल कोई भी एक्सरसाइज, आप जॉगिंग कर सकते हो, ब्रेन जॉगिंग कर सकते हो, है ना, आप जिम कर सकते हो उसके लिए। योगा बहुत जरूरी है, योगा करना चाहो आप योगा कर सकते हो उसके लिए। और एक प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है ब्रेन की हेल्थ के लिए। ओके, तो 6 से 8 घंटे की नींद जो आपको शूट करे, क्योंकि कोई 6 घंटे की नींद में रिफ्रेश हो जाता है, कोई 8 घंटे की नींद में रिफ्रेश होता है, ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो यही चीजें हैं। क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां हैं जो ब्रेन के लिए अच्छी नहीं होती? लेट नाइट स्लीप ओके, वो जरूरी नहीं है, वो आपको नहीं अवॉइड करना चाहिए। और आपको ड्रिंकिंग अल्कोहल जो आज बहुत कॉमन है आजकल, वो उससे अवॉइड करना चाहिए। लेट नाइट मूवीज देखना, मोबाइल चलाना, वो बहुत ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। ये तो बड़ा कॉमन है आजकल। बहुत कॉमन है। क्या नुकसान हो रहा है उससे? स्लीप पैटर्न लोगों के चेंज होते हैं, स्लीप जिसकी वजह से आगे नेक्स्ट डे कंसंट्रेशन में कोई काम करना तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है पेशेंट को। अगर आपकी स्लीप ही प्रॉपर नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे? तो ये बहुत जरूरी है। ओके, ये इन गलतियों को लोगों को सुधारना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको डॉक्टर साहब के पास कम से कम जाना है तो जो सलाह उन्होंने दी है उस पर आज से ही अमल कीजिए और अपनी ब्रेन के साथ साथ अपनी पूरी सेहत का ख्याल रखिए। शरीर का कोई भी हिस्सा हो, एक्सरसाइज मस्ट है, जैसे डॉक्टर दीपक ने भी कहा कि चाहे ब्रेन का ही मामला हो, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी कोई परेशानी हो तो अपने आप इलाज करने या फिर गूगल की मदद लेने से बेहतर है कि अपने रेड फ्लैग्स को पहचानिए और समय रहते डॉक्टर के पास पहुंचिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।